जी, मांग तो आज का ये है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। जो हमारे देश में शिक्षा की इतनी बुरी स्थिति है, एक के बाद एक पेपर लीक, कॉलेज स्कूल्स का फेलियर, हर जगह आरएसएस का रिक्रूटमेंट और इस तरीके से हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का फेलियर हम देख रहे हैं। वाह वाह वाह, कितनी अच्छी बात है। देयर इज अ रीजन कि तुम लोग को सीजेपी को सपोर्ट बेरोजगारी से आजादी, मोदी से भी आजादी, बीजेपी से आजादी, बीजेपी से। और जा देख लिया सीजेपी का प्रोटेस्ट, आओ अब उसमें रेड मारते हैं। और बराबर आ गया भाई। 6 जून 2026 में जंतर मंतर में जेनजी ने रेवोल्यूशन का प्रोटेस्ट किया। 22 मिलियन फॉलोअर वाली पार्टी का पहला लाइव मूवमेंट। अब देखो पता है क्या, जिस दिन ये प्रोटेस्ट निकला था ना, मैं तो भाई बहुत खुश हुआ था, क्योंकि मैं पूरे टाइम रो रहा था कि भाई कुछ तो रियल काम कर। लेकिन अब जब ये रियल काम कर रहे हैं तो मैं खुश था, तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाल दी। आई रिग्रेट दैट। मुझे कमेंट्स में बताना कि अब मैं वो पोस्ट डिलीट कर दूं या फिर रखे रहने दूं। आई ब्रूटली रिग्रेट दैट। लेकिन हमें जंतर मंतर पे क्या नजारा देखने को मिलते हैं। पहली बात तो आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं था कि वो जंतर मंतर है। रोड पे कहाँ है? जंतर मंतर में तो है। जंतर मंतर अंदर नहीं है। अरे वो नहीं, वहाँ नहीं प्रोटेस्ट होता है, प्रोटेस्ट यही होता है क्या? यही होता है क्या? मेरे को नहीं पता। तो सौरभ भैया भैया सब आए। ये काट देना, ठीक है। वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक पी जा रही है छाव में। ऑब्वियसली इस पार्टी की पहली एलिजिबिलिटी थी कि तुम लोग को बेरोजगार होना है। लोगों ने वहाँ पर मास्क का धंधा शुरू कर दिया, टी शर्ट्स का धंधा शुरू कर दिया। और मेरी नावी में तो ये बात गुदगुदी कर रही है कि भाई कुछ नहीं मिला लोगों को, तो फोन चोरी कर लिए। कौन सा फोन था? सैमसंग 24 है यार। हो गया चोरी? ये तो भाई बेरोजगार है ना, बेरोजगारी घूम रहे हैं भाई, तो फिर वो चोरी तो करेंगे। और कहीं बताओ कोई पाइथन से ईवीएम हैक करने की बात कर रहा है। सेक्टर में हूँ, आई नो इट इज वेरी इजी टू हैक ईवीएम। वेरी कोडिंग होती है उसमें, पाइथन फुल स्टैक। अपने फॉलोअर्स को बताने से पहले I'm pretty sure I might be arrested from the airport itself the day I land in India, and I'm fully prepared for that. भाई इस प्रोटेस्ट में ना बहुत सारा माल निकल के आया। मेरे अंदर ये जो कुलबुलाहट हो रही है ना, ये कंट्रोल नहीं हो रही। तो आओ एक एक करके सबकी रेड मारते हैं। अब यहाँ मैं फेंकता हूँ अपना बहुत ही बेसिक सा सवाल। अगर तुम लोगों को एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करवाना ही था, तो व्हाई यू चोज जंतर मंतर? भाई थैंक्स टू दिस गाय, इन्होंने तो सिर्फ एक सवाल उठाया। मैं तुम्हें पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। भाई जंतर मंतर ना 18th सेंचुरी की एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। मुझे नहीं समझ आया धर्मेंद्र प्रधान का जंतर मंतर से क्या लेना देना। मतलब ये कुछ ऐसा सा नहीं होगा कि मेरे बगल वाले पड़ोसी ने मेरे साथ कुछ गलत किया तो मैं किसी दूसरी गली में जाकर किसी रैंडम घर के बाहर जाकर चिल्ला रहा हूं कि भाई तूने मेरे साथ गलत क्यों किया। अब अगर मैं तुम्हें इस चीज का असली रीजन बताऊं तो जंतर मंतर एक बहुत ही इजी चीज थी। इजी से मेरा मतलब है कि इसमें परमिशन बहुत आराम से मिल जाती है, मीडिया बहुत ज्यादा आती है, लोग फोटोज खिंचाते हैं, रील कटती है बहुत सारी, और जो मिनिस्टर्स हैं जिनको तुम फर्क पहुंचाना चाहते हो उनको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है उससे। अगर तुम्हें सच में कुछ इंपैक्ट डालना है ना, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा कोई बात सुने, मिनिस्टर के ऑफिस के बाहर, उसके घर के बाहर प्रोटेस्ट करना चाहिए, जिससे मिनिस्टर को एक्चुअली फर्क पड़े। तुम लोग जंतर मंतर में प्रोटेस्ट नहीं करके आए हो, तुम लोग सिर्फ पिकनिक मना के आए और अपनी रील कटवा के आए। अब जो चीज होनी चाहिए थी वो चीज हुई नहीं। क्यों? क्योंकि गोल था ही नहीं रिजाइन करवाने का। गोल सिर्फ ये था कि भाई कंटेंट बनाओ दबा के। और उसके बाद ये अभिजीत बेवकूफ बोल रहा अगले सैटरडे दोबारा हम जाएंगे। अब हम आते हैं नंबर्स पे। मेरा फेवरेट, सीजेपी के सोशल मीडिया पे टोटल फॉलोअर्स है 22 मिलियन, जो कि है 2 करोड़ से ज्यादा लोग। और ग्राउंड लेवल पे आए मुश्किल से 2500 लोग। अगर मैं चैट जीपीटी से पूछूं कि ये कितना परसेंट आता है, तो चैट जीपीटी ने मेरे तशरीफ पे थप्पड़ मार के मेरे को बोला कि 0.01% है ये लोग। अब जैसे बचपन में तुम्हारी मम्मियों ने तुम्हारे बालों को खोल खोल के उसमें से जुएं निकाली है ना, हम भी इन 2500 लोगों को खोल खोल के देखते कि इनमें कौन कौन आए थे। मीम मटेरियल का प्रोटेस्ट हो और इन्फ्लुएंसर्स ना आए, डिसपॉसिबल। इन्फ्लुएंसर्स आए अपना कंटेंट शूट करने और वो लोग वापस निकल गए। उसके बाद मीडिया आई अपना टीआरपी लेने और प्रोटेस्ट को कवर करने। एंड ऑब्वियसली सिविल ड्रेस में पुलिस तो थे ही। उसके बाद आती है जेएनयू की आजादी वाली गैंग, जिनका काम सिर्फ नारे लगाने का है। तभी हर जगह दिख रहा है कि भाई प्रोटेस्ट किस चीज का चल रहा है और ये लोग नारे किस चीज के लगा रहे हैं। प्रोफेशनल प्रोटेस्टर्स भी आ जाते हैं। नमस्ते आंटी, थोड़े पैसे इधर भी ले आओ। फिर आते टी शर्ट और मास्क बेचने वाले। ये मास्क आपने खुद छापे हैं? हाँ, ये मास्क खुद छापे हैं। ये आया है 15 रुपए का खर्चा। अपनी जेब से खर्च जेब से लगाए हैं, बट हम इसे सेल कर रहे हैं मिनिमम कॉस्ट पे। ये हम 30 रुपीज का सेल कर रहे हैं। नहीं, कोई फॉलो नहीं कर रहा हूँ, ना इंस्टाग्राम पे ना रियल लाइफ। आप सीजेपी के सपोर्टर हैं या फिर सपोर्टर हूँ मैं, इसीलिए मैं बेच रहा हूँ। और उसके बाद कुछ लोग जिन्हें पता ही नहीं कि प्रोटेस्ट किस चीज का चल रहा है। किस बात के लिए आए हो? इजराइल अमेरिका के बीच लड़ाई चल रही है। इजराइल और अमेरिका के बीच लड़ाई चल रही है। मैम एक्चुअली इजराइल और अमेरिका की फाइट चल रही है ना, तो मैं उसके लिए प्रोटेस्ट करने आई हूँ। ब्रो कुड हैव रेड द बैनर रीड कर लेती। मतलब इस बहन के दिमाग में आया भी क्या कि भाई एक साइड है नीट का प्रोटेस्ट और एक साइड है जियोपॉलिटिकल अमेरिका और इजराइल। सच बता रहा हूँ, पेपरों के साथ साथ बालों का दिमाग भी लीक हो रहा है। अब जरा तुम्हारे सीजेपी के लीडर की ये बात सुनो। I would like to congratulate each and every one of you. कल जो आप लोगों ने जंतर मंतर पूरा भर दिया था, that was historic. इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ एकदम पीसफुली और एकदम डेमोक्रेटिकली। मोदी जी को गाली दे रहा था, ये लड़का मोदी जी को गाली दे रहा था। क्या कर रहा है?
पीसफुल और क्या डेमोक्रेटिकली। ये हो रहा है तेरा पीसफुल प्रोटेस्ट, ये है डेमोक्रेसी। देखो मेरी बात सुनो, मैं गाली देने को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गाली देना इज इक्वल टू डेमोक्रेसी। अगर कोई गाली दे रहा है तो उसको मुंह से ही जवाब दो, मारने की जरूरत नहीं। और अगर तुमसे मुंह से जवाब नहीं दिया जाता तो अपने घर पे बैठो, क्योंकि एज यूजुअल तुम्हें मारने का भी किसी को हक नहीं है। अब ये सुनो, ये मेरी पर्सनल फेवरेट ऑब्जर्वेशन है पूरे प्रोटेस्ट की। एक बंदा इंटरव्यू में क्लियरली बोल रहा है हमारी डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन कर दे, एजुकेशन सिस्टम ठीक हो जाए, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल वैलिड है और यही रीजन था प्रोटेस्ट का। और फिर वही बंदा भीड़ में दिख रहा है नारा लगाते हुए, मोदी से भी आजादी। मेरी मछली ये क्या रूप परिवर्तन है तेरा। 5 मिनट पहले डिमांड थी कि एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन कर दे और अब तुझे मोदी से आजादी चाहिए। जितने भी प्रोटेस्ट के लोग ये वाली रील देख ले, तुम लोग प्लीज मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो कि तुम लोग गए किस लिए थे। एक प्रोटेस्ट में 10 रीजंस आ रहे हैं। इतना मूड स्विंग्स और इतना मन बदलना तो लड़कियों का नहीं होता पीएमएस में जितना इसका हो गया 5 मिनट में। नहीं भाई साहब, आप ऐसी बात तो मत कीजिए। नहीं, ऐसे हो ही नहीं सकता। मैं ये तो बोल ही नहीं रहा हूँ कि आप मोदी से सवाल मत करो, ये गलत चीज है, मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं। लेकिन तुम्हारा जो गोल है प्रोटेस्ट करने का, तुम उस पे तो खड़े हो। बोल के कुछ और गए थे, 5 मिनट वो किया, उसके बाद 5 मिनट किसी और चीज के नारे लगा दिए। ये कौन सा प्रोटेस्ट चलता है? 2 पॉसिबिलिटीज है इस चीज की। या तो तुम्हारा जो ओरिजिनल गोल है वो तो बिल्कुल झूठा है, या तो तुम्हारे हैंडलर्स ने तुम्हारा बहुत गंदा वाला काट दिया है। अलग अलग दिशाओं में तुम लोग को प्रोटेस्ट के बीच में फेंक दिया कि भाई जो मन में आए भोंक दो। बट एट द एंड दोनों केसेस में ये नीट स्टूडेंट्स के लिए तो बिल्कुल नहीं था। अब इसी सर्कस में एक टी शर्ट एंटरप्रेन्योर आ जाता है, सुबह 9 बजे बोलता है मैं तो सीजेपी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूँ। उसी दिन सुबह के 11 बजे इसकी वाणी चेंज हो जाती है, देखो मैं तो सीजेपी सपोर्टर बन गया हूँ, मैंने अपनी टी शर्टें बेच कर मस्त पैसा बना लिया है। 250 की 24 टी शर्टें बेच चुका हूँ। 2 घंटे में बंदे की आइडियोलॉजी चेंज हो गई। 24 250 6000 कमा लिया बंदे ने। ऑनेस्टली अगर तुम लोग इस चीज को रेवोल्यूशन का नाम दे रहे हो तो अपने मुंह पे एक थप्पड़ मार लो। ये रेवोल्यूशन नहीं, इसको मैं शार्क टैंक का एपिसोड बोलूंगा। इन 2 घंटे में इस बंदे की पॉलिटिकल कन्वर्जन सीजेपी की पॉलिटिकल कन्वर्जन से ज्यादा बढ़िया थी। फिर आते हैं मास्क बिजनेसमैन, एक और एंटरप्रेन्योर। मास्क की प्रिंटिंग कॉस्ट कितनी थी? 15 रुपए, और मास्क तुम बेच कितने में रहे हो? 30 रुपए। ये बंदा 100% प्रॉफिट मार्जिन करके नीट के प्रोटेस्ट में। देखो भाई, मानना पड़ेगा तुम लोगों को, सीजेपी ने भले ही तुम्हारी डिमांड पूरी ना की हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए स्टार्टअप बना दिया। फिर आते 93 फोन चोरी। जो बंदे नीट स्टूडेंट्स के लिए हक मांगने गए थे, अपना फोन उठा के, क्योंकि आजकल के जमाने में तो बहुत कॉमन है कृषि, हर कोई अपना फोन लेकर ही जाएगा, उनका वो फोन भी प्रोटेस्ट में लीक हो गया। मानना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी तो है। नीट पेपर लीक रोकने गए थे, अपना फोन लीक करवा के आ गए। अब एक हमारी प्यारी बहन है मुस्कान अंसारी करके, जिनकी वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। इनको नीट का फुल फॉर्म नहीं आता, जिसका इन्होंने एक रिप्लाई रील दी है। हेलो एवरीवन, दिस इज मी मुस्कान अंसारी, जो ब्यूटी विदाउट ब्रेन के नाम से वायरल हो रही है। आई एम 3 टाइम यूजीसी नेट क्वालिफाइड। आई एम एन एजुकेटर। ये जो पीछे आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है, इसी पे पढ़ाती हूँ मैं। जब मेरा इंटरव्यू दलाल पत्रकार के साथ स्टार्ट हुआ था, मैंने उसको पहले बताया था कि मैं नीट के एस्पायरेंट नहीं हूँ, मैं यूजीसी नेट के एस्पायरेंट हूँ, और हमारे पेपर भी लीक हुए। इसने बात पलट के मुझ पर ला दी कि ठीक है नीट की फुल फॉर्म बताओ, जस्ट बिकॉज मैं उसको बता चुकी थी कि मेरा नीट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दीदी, मैं 10th पास हूँ और एक यूट्यूबर हूँ, मुझे तक नीट की फुल फॉर्म पता है। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्जाम। ये चीज गूगल करने में तुम लोग को 0.5 सेकंड लग सकते हैं। मेरी फील्ड नहीं है, इस जवाब से कुछ कवर नहीं होता है दीदी, स्पेशली जब प्रोटेस्ट लिटरली उसी वर्ड के बारे में हो। अगर मैं किसी के घर की शादी में जाऊं, सॉलिडेरिटी में जाऊं, तो दीदी मुझे दूल्हे का नाम पता तो होगा ना, या फिर मैं भी वहां पर ये वाला कार्ड खेल दूं, मेरी फील्ड नहीं है, सॉरी। अब ऐसी ही कैटेगरी का एक और बंदा आता है प्रोटेस्ट करने, उसकी भी वही मांग होती है कि एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन कर देना चाहिए। लेकिन तभी जब रिपोर्टर पूछता है कि एजुकेशन मिनिस्टर का नाम बताओ, अगेन मैं फिर वही चीज बोलूंगा, एजुकेशन मिनिस्टर का नाम है धर्मेंद्र प्रधान, और आपको ये चीज गूगल करने के लिए 0.5 सेकंड्स लगते हैं। तो मेरे चुपा चुप तेरे पास 0.5 सेकंड्स नहीं थे प्रोटेस्ट में आने से पहले। अब ऐसा ही एक बंदा है यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का जीनियस। हमें क्यों 5 किलो राशन पे जिंदा रहना पड़ रहा है? अमेरिका आप चले जाइए, एक भी आपको प्राइवेट कॉलेज और प्राइवेट स्कूल नहीं मिलेंगे। मैं खुद क्योंकि यूएस डिपार्टमेंट में काम करता हूं, तो आई नो। भाई जी, एक छोटी सी लिस्ट है मुझे आपको सुनानी है। हार्वर्ड प्राइवेट है, येल भी प्राइवेट है, MIT प्राइवेट है, स्टैनफोर्ड प्राइवेट है, प्रिंसटन भी प्राइवेट है, कोलंबिया प्राइवेट है, और ऐसे ही 4000 से भी ज्यादा कॉलेजेस प्राइवेट है अमेरिका में। देखो, एट दिस पॉइंट मैं 2 कंक्लूजन पे आ चुका हूँ। या तो ये बंदा यूएस का सबसे अनइन्फॉर्म्ड स्टेट डेवलपमेंट एम्प्लॉय है, या तो ये बात झूठ है। और देखो, दोनों ही केसेस में ये बंदा एजुकेशन मिनिस्टर का रिजाइन मांग रहा था। मतलब आयरनी इतनी थी कि पाइथन का फुल स्टैक भी इसे नहीं काट सकता भाई। लेकिन रुको, क्या ये बंदा यहीं रुक रहा है? ऑब्वियसली इसने कॉकरोच का मास्क लगा रखा है, तो चकबोती तो पेल के जाएगा। अब यही बंदा एक और चकबोत सा क्लेम करता है, इट इज वेरी इजी टू हैक ईवीएम। सर, उसमें पाइथन फुल स्टैक की कोडिंग होती है, उसको हैक करना बहुत इजी है। सिर्फ 3 कोड बदलने में हम सिंटेक्स एरर के सिर्फ 3 कोड बदलने में मैं कर सकता हूं। मैं तुम्हें कुछ फैक्ट्स बता देता हूं इस बात पे, जो कि 0.5 सेकंड्स लगते हैं गूगल करने में। पाइथन फुल स्टैक होता है वेब डेवलपमेंट, इसका ईवीएम से दूर दूर तक रिलेशन नहीं है। सेकेंडली, ईवीएम में आती है ओटीपी चिप। अब देखो, हम लोग बहुत से लोगों से
एनकाउंटर हो चुके हैं पहले, जिनको ना तो नीट का फुल फॉर्म पता है, जिनको पता ही नहीं कि वो लोग प्रोटेस्ट में क्यों आए हैं, जिनको यही नहीं पता कि अमेरिका में कितने कॉलेजेस प्राइवेट हैं लेकिन वो अमेरिका होकर आए हैं। तो उनके लिए मैं ओटीपी का भी फुल फॉर्म बता देता हूँ, वन टाइम पासवर्ड। और ये तो मुझे गूगल करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। खैर ये ओटीपी चिप्स होती है सिर्फ एक बार प्रोग्राम करने के लिए, इसको दोबारा रीराइट करना इम्पॉसिबल होता है। थर्ड थिंग जो कि मेरा सेकंड फेवरेट, ईवीएम में ना तो वाईफाई होता है, ना तो ब्लूटूथ होता है, ना तो सेल्यूलर होता है, बेसिकली कोई भी वायरलेस कनेक्शन नहीं है ईवीएम का। और फोर्थ यानी कि मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट, ईवीएम को हैक करने के लिए आपको उसके साथ फिजिकल होना पड़ेगा, इसके साथ तुम लोग ऑनलाइन रिलेशनशिप नहीं चला सकते हो। और उसके बाद क्या कह रहे हैं, सिंटेक्स एरर के 3 लाइन ठीक कर देगा तो ईवीएम हैक हो जाएगा। मेरे बाबू तो थोड़ा सा बात सुन मेरी, कुछ शब्द और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें उनका मतलब छुपा होता है। सिंटेक्स एरर एरर, बेटा कॉकरोच अगर पाइथन से ईवीएम हैक हो रहा होता ना तो आज स्टैक ओवरफ्लो वाले इंडिया के पीएम होते। और अब इसी सर्कस के बीच में मैं एक बहुत ही घटिया चीज देख लेता हूँ। तो उमर खालिद को सपोर्ट करिए, पार्टी में उसके साथ फ्यूचर है। खालिद ने तुम्हारी इज्जत लूटी थी क्या? तेरे बाप की इज्जत लूट, तेरी माँ की इज्जत। क्या कर रहे हो यार? सीजेपी वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती है, लेकिन फिर इसी प्रोटेस्ट में एक फीमेल रिपोर्टर से एक सीजेपी के प्रोटेस्टर ने ये पूछा, क्या उमर खालिद ने तुम्हारी इज्जत लूटी है? आई मीन डूड, वो लिटरली तुम्हारी बेटी की उम्र की है भाई, बुढ़ापे में सटिया गए हो क्या? तभी मैं बोलता हूँ किसी को अंधा सपोर्ट मत किया करो। शुरुआत में तो बड़े सोने दिखते हैं वो लोग, लेकिन फिर उसी के बाद हक देते हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं, अभी तो सीजेपी की और पोल खोलनी है मुझे, ऐसी नहीं छोड़ने वाला। ये मेरी 5वीं वीडियो है इस पे। क्या करे यार, व्यूज इसी पे आ रहे हो तो मुझे तो बनाना है, मुझे तो अपना चैनल चलाना है, लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा, सारे फैक्ट्स दिखाऊंगा तुम्हें। अब देखो सीजेपी का ऑफिशियल अकाउंट ये चीज पोस्ट करता है, वी एट सीजेपी वेलकम ऑल इंडियंस, नो रिलीजन बैरियर, नो कास्ट बैरियर, नो जेंडर बैरियर, नो जेंडर बैरियर। याद रखना ये सीजेपी की ऑफिशियल पॉलिसी है। अब हम आते विजेता दहिया जो कि ऑफिशियल स्पोक पर्सन है सीजेपी का, या फिर मैं बोलूं सो कॉल्ड स्पोक पर्सन। वो अपनी स्टोरी पे ये पोस्ट करते हैं, सम रिच फोक्स बोर्ड विद देयर पर्पसलेस एग्जिस्टेंस वांट टू आइडेंटिफाई एज मैन ऑन मंडे, वुमेन ऑन ट्यूसडे, जेंडर फ्लूइड एंड 86 other categories. They have become globally spokesperson and made the entire thing a circus. पार्टी का ऑफिशियल अकाउंट तुम लोग को बोलता है नो जेंडर बैरियर, पार्टी का ऑफिशियल स्पोक पर्सन यानी कि सो कॉल्ड स्पोक पर्सन तुम्हें बोलता है जेंडर फ्लूइड एक सर्कस है। अब भैया देखो सीधी बात है, मेरे को क्या लगता है आप लोग अपनी स्टोरियां डालने से पहले ना एक मीटिंग करना भूल गए थे कि किसने पास्ट में क्या बोल रखा है। एक बार मीटिंग कर लेते, मेरे को ये पॉइंट नहीं मिलता, बट थैंक्स टू यू विजेता भैया। जितने भी लोगों को नहीं पता मैं LGBTQ को सपोर्ट करता हूँ, क्यों करता हूँ तुम लोग मेरी इस वाली वीडियो में देख सकते हो, तुम्हें बहुत अच्छे से पता चल जाएगा क्यों, एंड मे बी तुम भी कन्विंस हो जाओगे उनको सपोर्ट करने के लिए। देखना एक बार, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। लेकिन विजेता भैया यहीं पर नहीं रुकता है, अभी और हकता है ये। खैर अब तुम में से बहुत से लोगों को तो ये चीज पता होगी, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता ना, विजेता भैया ध्रुव राठी का कंटेंट राइटर, फिल्म मेकर है और पोएट। लेकिन अभी विजेता भैया के कुछ दिनों से एक क्लिप बहुत ही सुर्खियों में चल रही है। इन्होंने सती जी और शिव जी के बारे में कुछ कमेंट्स पास किए थे। नाम क्या? दक्ष प्रजापति। और उसकी बेटी कौन? सती। सती एक दिन इंस्टाग्राम चला रही, सामने आए प्रोफाइल शिव की। शिव कौन? अपने हरियाणा का चोरा, देसी बंदा। लेकिन हमारे धैया भैया यही नहीं रुकते, भगवान को तो कहो सैडेस्ट बोल दिया। क्या भगवान एनिमल फिल्म के रणविजय जैसा सैडिस्ट हो सकते हैं? आओ मेरे चाटुकार, मेरे चरणों का पानी पियो, तब मैं खुश होऊंगा। अब देखो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मुनव्वर फारूकी को राम सीता जोक पे एफआईआर हुई और वो जेल चला गया, लेकिन अब तो बात शिव जी और सती जी तक पहुंच गई है। अपने धैया भैया को कब जेल हो रही है फिर? शिव जी और सती जी पे मजाक उड़ाया कंटेंट के लिए, क्या वो तुम लोगों को ठीक लगा? राजपूतों की बेटियों को इन्वॉल्व किया गया है, शमशान घाट का सीन डिस्क्राइब कर दिया और भगवान को सैडिस्ट भी बोल दिया। याद रखो ये वही इंसान है जो ध्रुव राठी का स्क्रिप्ट लिखता है, जो सीजेपी का ऑफिशियल सो कॉल्ड स्पोक पर्सन है, जो यूथ मूवमेंट की आवाज है। ये धैया कहीं पर भी आ जाता है यार। और साथ ही साथ हमें कुछ पुरानी वीडियोस मिली है धैया जी की। इसके ढूंढते ढूंढते मेरे को मेरे पुराने वीडियोस मिल गए। अब देखो चाहूं तो मैं भी डॉक्टर अंबेडकर के बारे में बहुत सी चीजें बोल सकता हूं, जस्ट बिकॉज तुम लोग को हर्ट करने के लिए, लेकिन मैं ऐसा बोलूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे स्टैंडर्ड्स हैं। अगर मैं अपने बिलीव्स की इतनी रिस्पेक्ट करता हूं तो मुझे दूसरे के बिलीव्स की भी रिस्पेक्ट करनी होगी ना भाई। तुम्हारा ये जो सड़क छाप रूप है ना, ये बहुत कुछ बताता है तुम्हारी पार्टी के बारे में भैया साहब। और मैं तो कह रहा हूँ थोड़ा कम बोला करो, क्योंकि जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो ना अभी, मेरी प्रेडिक्शन ये कि तुम किसी दिन बहुत बुरा फंसोगे। टेक केयर। अब आते सीजेपी के फाउंडिंग मेंबर यानी कि आशुतोष रंका पे। आशुतोष रंका की एक क्लिप मुझे मिल गई है फॉर्चुनेटली, जिसमें रिपोर्टर ने एक सीधा सवाल पूछा, आप आम आदमी पार्टी के नेशनल स्पोक पर्सन थे टिल एटलीस्ट मार्च दिस ईयर, ऑफिशियली रिजाइन आपने कब किया सर? बहुत ही सिंपल सवाल था मेरे हिसाब से, और इसका एक लाइन में जवाब आ जाना चाहिए था, बट हमारे आशुतोष रंका, आम आदमी पार्टी वाज अ पास्ट अफिलिएशन। हाँ सर वो तो ठीक है, रिजाइन कब किया? दिस मूवमेंट स्टार्टेड 15 days ago, द कंट्री इज इंपॉर्टेंट। ओके सर आई अंडरस्टैंड, लेकिन आपने ऑफिशियली रिजाइन कब किया है? आई वाज नॉट ऑन अ डेजिग्नेटेड पोजीशन होल्डर, आई यूज्ड टू राइट फॉर देम। तो नेशनल स्पोक पर्सन थे या नहीं? दीस डेजिग्नेशंस कैरी फॉरवर्ड, मीडिया कोटेड मी
दैट वे। अबे तो थोड़ा सा पागल है क्या? तेरे से एक सवाल पूछा उल्टा जवाब क्या दे रहा है? एक बार में हाँ या ना बोल के खत्म करना, या फिर शायद अगर हाँ या ना कर दिया तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि इस पूरे इंटरव्यू में एक भी बार इसने नहीं बोला कि हाँ आई रिजाइन, या फिर रंका जी आपने रिजाइन किया ही नहीं, या तो फिर डेट इनकन्वीनियंट इतनी थी कि भाई बोलती ही बंद हो गई तुम्हारी। इन दोनों ही केसेस में इंडिपेंडेंट और नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट ये दोनों ही क्लेम खोखले जाते हैं। अब तुम लोग बोलोगे कि भाई कृष्ण तू सिर्फ सीजेपी के पीछे पड़ा हुआ है, पेटीएम में 50 रुपए प्राप्त हुए। 50 रुपए नहीं यार, कम से कम 50 लाख आए तो मैं मानूं, मजाक कर रहा हूँ। चलो ठीक है, सबको लपेटते हैं। बीजेपी असली जिम्मेदार। 2024 का नीट पेपर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर लीक हुआ और एनटीए भी उन्हीं के अंडर ऑपरेट कर रही थी। पेपर लीक हुआ तो सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी, उससे कुछ लोग अरेस्ट हुए और ये बात सुप्रीम कोर्ट तक गई। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान अभी भी मिनिस्टर। अकाउंटेबिलिटी का लेक्चर स्टूडेंट्स को मिला, जबकि मिलनी चाहिए थी मिनिस्टर्स को। डे 1 से मैं बोलता हूँ कि सीजेपी की डिमांड गलत नहीं है, मिनिस्टर लोगों से जवाब मांगना वैलिड है, क्योंकि ये चीज सीरियस नहीं है तो और क्या है। बट अगेन प्रॉब्लम डिमांड में नहीं थी, प्रॉब्लम थी मैसेंजर में, क्योंकि जब मैसेंजर की ही क्रेडिबिलिटी स्विस चीज से ज्यादा होल्स वाली हो तो सरकार के लिए क्रिटिसिज्म ना डिसमिस करना बहुत आसान हो जाता है। बीजेपी को ऑपोजिशन से इतना फायदा नहीं हुआ जितना बीजेपी को ऑपोजिशन की मिस्टेक से इतना फायदा हो गया। अब आते हैं आम आदमी पार्टी। अन्ना हजारे से आम आदमी पार्टी तक का सफर। इंडिया अगेंस्ट करप्शन, अ पॉलिटिकल मूवमेंट, सिस्टम बदलेंगे, इसी के चलते पार्टी बन गई, इनको पावर मिल गई और 10 साल निकल गए। और फिर वही पुरानी इंडियन पॉलिटिकल स्टार्टर पैक, एलिगेशंस, इन्वेस्टिगेशंस, कोर्ट केस, डैमेज कंट्रोल, इसी के चलते इन लोगों के नाम बदले, लोगो बदले और स्लोगन भी बदल गए, पर सिस्टम वही का वही रह गया। सिलेक्टिव एक्टिविज्म डिपार्टमेंट। जब बीजेपी रूल स्टेट में स्टूडेंट्स के साथ कुछ होता है तो सोशल मीडिया पे आउटरीच इतना भयंकर होता है ना, लेकिन जब वही सिमिलर कंट्रोवर्सीज ऑपोजिशन रूल स्टेट में होती है तो वही अर्जेंसी अक्सर गायब नजर आती है। इसी डबल स्टैंडर्ड की वजह से लोग एक्टिविज्म पे सवाल उठाते हैं और वो लोग बोलते हैं कि क्या ये सेमी न्यूट्रल है। अगर प्रिंसिपल स्टूडेंट्स के राइट्स हैं तो स्टैंडर्ड भी हर गवर्नमेंट के लिए सेम होनी चाहिए, चाहे बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर कोई और। देखो अब ये जो नीट लीक हुआ ये तो बहुत बुरी बात थी, लेकिन इसका असली विलन कौन है? 18 मई 2026 शिवराज रघुनाथ मोटे गांवकर को सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया। महाराष्ट्र के लातूर में रहने वाले आरसीसी कोचिंग के फाउंडर, जिसकी 9 ब्रांच है और हजारों स्टूडेंट्स हैं। अब सीबीआई ने क्या पाया? उनके फोन में 2026 का नीट का पेपर था, उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और घर पे रेड पड़ गई। केमिस्ट्री क्वेश्चन बैंक, जिसमें एक्सट्रीमली वही क्वेश्चन थे जो पेपर कैंसिल हुआ था 3 मई को। सीबीआई ने यह क्लेम किया कि एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग का एक्टिव मेंबर था। केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों के पेपर्स को बहुत तगड़ी तरीके से सर्कुलेट किया एग्जाम से पहले। पीवी कुलकर्णी, एनटीए से कनेक्टेड केमिस्ट्री लेक्चरर, ये भी अरेस्टेड क्योंकि इनका डायरेक्ट लिंक था। अब तक 10 अरेस्ट, दिल्ली, गुड़गांव, जयपुर, पुणे, नासिक, अहिल्यानगर, लातूर। यही लोग थे जिनके हाथ में सिस्टम था, जिन पे लोगों ने ट्रस्ट किया था, जिन्हें एक्सेस दिया था, और इन्होंने वो ट्रस्ट बच्चों के सपनों के साथ बेच दिया। कितने सारे सपने दिखा के चली गई। एक टूटा फूटा खपरेल का घर, आंगन में पसरा सन्नाटा, माँ की आंखों से लगातार बहते आंसू, अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच में जूझता पिता, और दीवार पर टंगी एक मुस्कुराती तस्वीर। ये कहानी है मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के मगनिया गांव की रहने वाली आकांक्षा चतुर्वेदी की। अब आप में से जो भी पेरेंट्स है या फिर जो भी पेरेंट बनेगा, मेरी बात सुनो। आपका बच्चा नीट नहीं निकाल पाया तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया खत्म हो गई है। आपका बच्चा 3 बार लगातार फेल हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका बच्चा फेलियर है, वो भी इंसान है। आपके आधे अधूरे सपने आपने तो पूरे किए नहीं, लेकिन आपने सोचा कि चलो मैं अपने आधे अधूरे सपने अपने बच्चे पे कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि बच्चा तो मेरी ही अमानत है, उसकी खुद की तो कोई लाइफ ही नहीं है। अगर आपकी सोच ये है ना तो प्लीज, आपका टाइम चला गया, अब वो बच्चों का टाइम है। आपकी लाइफ चली गई, अब वो बच्चों की लाइफ है। एक बात बताओ मुझे, क्या फायदा अगर बच्चा अपनी पूरी घिस के भी अच्छे मार्क्स ले आया, डॉक्टर बन भी गया, लेकिन फिर उसके बाद वो खुद ही नहीं रहा? क्या फायदा अगर एक बच्चा 99.99% मार्क्स ले आया, एमबीबीएस की पूरी तैयारी चल रही होती, लेकिन एक दिन अगर आप उसके कमरे में एंटर करो और वो आपको बेड पे ना मिला, ऊपर लटका हुआ मिला, तो आप क्या सोचोगे? किसको ब्लेम करोगे? रोते ही रह जाओगे ना। कोई चीज, कोई सीट, कोई एग्जाम, कोई सपना तुम्हारे बच्चे की जिंदगी से बड़ा नहीं है। एक बार आप लोगों के पूछने में क्या जाता है यार? दुनिया भर की चॉकलेटें ले आओ, दुनिया भर के एग्जाम्स ले आओ, दुनिया भर के मॉड्यूल्स ले आओ, दुनिया भर का खाना खिला दो, दुनिया भर का सुला लो उसको कुछ नहीं चाहिए। ट्रस्ट मी, उसको कुछ नहीं चाहिए। आप लोग एक बार एकांत में उसकी बात सुन लो, बस एक बार उससे पूछ लो कि बेटा तू करना क्या चाहता है, या फिर तू करना क्या चाहती है, क्या तुझे ये करना है? इंडियन पेरेंट्स ने अपना ट्रस्ट इतना खराब कर लिया ना कि वो उनको बताने से अच्छा ना मरना सही समझते हैं। एक बार अपने बच्चे से पूछने में क्या ही जाता है आप लोगों को? शायद वो मूवमेंट, शायद वो आंसर आपके बच्चे के अगले दिन का मरना कैंसिल कर दे। और अब तुम जो ये वीडियो देख रहे हो, अगर तुम्हारे अंदर भी कुछ ऐसी कुलबुलाहट मच रही है ना कि मैं किसी को बताऊंगा नहीं तो मैं चला जाऊंगा, आराम से सब लोग खुश हो जाएंगे, ये बेवकूफी
मत करना, कोई खुश नहीं रहने वाला, सब लोग रोने ही वाले। अभी तुम्हें नहीं दिखा कि तुम्हारे माँ बाप कितने परवाह करते तुम्हारी, लेकिन जब तुम चले जाओगे ना तुम्हारे माँ बाप रो रो के मर जाएंगे खुद ही। कभी भी ऐसा लगे ना किसी को फोन कर लो, किसी ट्रस्टेड को फोन कर लो, अपने भाई को, बहन को, कोई रिलेटिव को जिसको तुम ट्रस्ट करते हो, या फिर अगर कोई भी नहीं है ना तुम्हारे बस, तो तुम एक पेपर पे लिखो अपनी चीजें सारी, भड़ास निकाल दो और उसको जला दो। जलाने से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती तो टॉयलेट में फ्लश कर दो। उस पेपर में जिसमें तुमने अपनी पूरी भड़ास निकाल रखी ना उसके साथ इतना बुरा हाल करो, इतना बुरा हाल करो कि तुम्हारे मन में मरने का ख्याल ही ना आए। ये बात बोलनी बहुत आसान है लेकिन जिन पे गुजर रही है सिर्फ उन्हीं को पता है। आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग ऐसे हैं ना अपना ख्याल रखो।